स्टोरी की ओपनिंग में हम वैन से मिलते हैं जिसकी अचानक से नजर जिन पे पड़ती है और सोचती है कि 6 साल हो गए और जिन पहले से कितना बदल चुका है। एक्चुअली जिन स्कूल टाइम में वैन का बॉयफ्रेंड था और आज भी जिन इतने सालों बाद वैन को देखता है तो उसे वैन के साथ बिताए गए सारे पल याद आने लगते हैं। इन दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो अचानक से वैन जिन को बाइट कर लेती है। आज जिन गुस्से में उसके पास आ रहा होता है क्योंकि 6 साल पहले वैन उसको अचानक से छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। एक्चुअली एक्सीडेंटली वैन जिन के टैटू पार्लर में आ गई थी और उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने तुम्हें इसी टैटू आर्टिस्ट के बारे में बताया था, कितना हैंडसम है ना। और सुनने में आया कि सारी लड़कियां जिन के साथ सोना चाहती हैं पर किसी को भी आज तक मौका नहीं मिला। और अचानक से वैन की फ्रेंड देखती है कि स्टूडियो पार्लर में इंटर्नशिप के लिए हायर किया जा रहा है तो वैन को भी अप्लाई करने को बोलती है। जिन पूछता है क्या वे दोनों इंटरव्यू के लिए आए हैं और उसकी फ्रेंड एक्साइटेड होकर हाँ बोलती है, पर वैन कहती है कि ऐसा नहीं है, वे बस अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से गुजर रही थी। वैन की फ्रेंड हैरान थी कि वे जिन को पहले से जानती है। उसी पार्लर में जिन का जूनियर शाह बोलने लगता है कि यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए स्किल्स होना चाहिए, ऐसे में किसी को हायर नहीं करते। और वैन की फ्रेंड बोलने लगती है कि वैन बहुत अच्छी पेंटर है। अब अचानक से वहाँ पे जिन का एक दोस्त आता है और वह भी वैन को इतने सालों बाद देखकर हैरान था। वैन जानने लगती तो जिन बोलता है कि तुम सिलेक्टेड हो इसलिए कल से तुम काम पे आ सकती हो। अब नेक्स्ट इवेंट टैटू पार्लर आती है तो शाह बोलता है कि तुम्हें डिजाइन बनाना तो आता है ना, पर वैन कहती है कि वे कुछ और काम कर लेगी, वे ड्रॉ नहीं कर सकती। शाह बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हें पेंटिंग करना तो आता ही होगा, पर कोई नहीं, तुम कलर मिक्स करने में हेल्प कर सकती हो। और उसको बताता है कि इंक कैसे तैयार करना है। अब वैन कलर मिक्स कर रही होती है तो जिन आगे गुस्सा करने लगता है कि उसको ये सब टच करने के लिए किसने कहा, और उस कलर को फेंक देता है और बोलने लगता है कि कौन है जिसने वैन को कलर टच करने के लिए बोला। और सभी जिन को ऐसे देखकर हैरान थे क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसे इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। अब जिन वैन को ले जाकर हाथ धुलवाता है और वैन उससे बात करने की कोशिश करती है पर जिन कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन कुछ देर बाद बोलता है कि वे इतने सालों बाद यहाँ पे क्या कर रही है। और वैन बताती है कि वे अपने बिजनेस ट्रिप पे आई है और ये सुनकर जिन को बुरा लगता है और वहाँ चला जाता है। जल्दी वैन के पास मैसेज आता है और उसके क्लासमेट उसको क्लास रियूनियन में बुला रहे होते हैं। अब वैन उस पार्टी में आती है तो उसको देखकर क्लासमेट मुंह बनाने लगती है और बोलती है कि क्या हुआ, जिन को लेकर नहीं आई। और वैन की दोस्त को गुस्सा आता है पर वैन उसे रोक देती है और उसकी क्लासमेट बकवास करने लगती है कि तुम अचानक से स्कूल से ट्रांसफर लेकर गायब हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन ने तुम्हें डंप कर दिया। और वैन के कैरेक्टर के बारे में काफी उल्टा बोलने लगती है और वैन से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उस लड़के के ऊपर पानी फेंक देती है और बोलती है कि चलो मैं जिन के साथ नहीं हूँ, पर तुम तो जिन के साथ सोने के लिए मरी जा रही थी, लेकिन जिन ने तुम्हें कभी भाव नहीं दिया। अब बात ज्यादा न बढ़े इसलिए उसका एक क्लासमेट दोनों को शांत करता है और उस लड़की को यहाँ से बाहर ले जाने को बोलता है और खुद ही वैन से बात करने आता है और कहता है कि उसको माफ कर देना, उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था। एक्चुअली तुम अचानक से गायब हो गई इसलिए हम सब तुम्हें मिस कर रहे थे और मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। और उसको अजीब तरीके से छूने लगता है तो वैन उसको सही से बिहेव करने को बोलती है। वह लड़का बकवास करने लगता है कि तुम मेरे सामने इतनी शरीफ क्यों बन रही हो, सबको पता है कि तुम्हारा और जिन का कैसा रिलेशन था, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और वैन उसको हिट करने चाहती है पर उससे पहले ही जिन पहुंचकर उस लड़के को वैन से अलग करता है और उसको बुरी तरह से मारने लगता है और उसको ऐसे बिहेव करते हुए देखकर सभी डर जाते हैं। अब जिन उस लड़के को बहुत ही मार रहा होता है इसलिए वैन उसको रोकती है और जिन गुस्से में वैन को वॉशरूम में लेकर आता है और पूछने लगता है क्या तुम्हें डर लग रहा था कि मैं उस लड़के को जान से मार डालूंगा। वैन बोलती है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। जिन बोलते है कि अच्छा तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, तुम उस वक्त कहाँ थी जब मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पे मर रहा था और मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम अचानक से गायब हो गई। और डिसहार्टेंड होकर उससे किस करने लगता है तो वैन उससे माफी मांगती है। जिन बोलता है तो तुम मुझे 6 साल पहले छोड़कर चली गई तो क्या तुम मुझसे अलग होकर हैप्पी थी। और वैसे ही बाहर से कोई नॉक करता है तो जिन गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलता है। वैन बोलती है कि मैं ठीक थी, तो ये सुनकर जिन को बहुत ही बुरा लगता है और बोलता है कि सही में तुम पत्थर दिल हो, और वहां से चला जाता है। अब जिन ने उस लड़के को मारा था इसलिए पुलिस स्टेशन में होता है और पुलिस वाले पूछ रहे होते हैं कि उसने उस लड़के को क्यों मारा। और जिन साहब बोलता है कि वह उस लड़के को पसंद नहीं करता और जब भी उस लड़के को देखता है तो उसे उसको मारने का मन करता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारे नाम पे ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो तुम्हें पता है ना कि इसका परिणाम क्या होगा। पर अभी भी जिन बहुत ही रिलैक्स था और बाद में वैन और जिन का दोस्त उसको पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर लाते हैं। बाद में सब खा पी रहे होते हैं और जब भी उनका एक और दोस्त आता है और वैन को यहाँ पे देखकर हैरान था और दोनों दोस्त आपस में बात करने लगते हैं कि जिन तो बोल रहा था कि अगर वैन वापस आएगी तो वो उसको जान से मार डालेगा और जिन ये सुन रहा होता है और वैन से बोलते हैं कि तुम जो चाहे ऑर्डर कर सकती हो, मैं भूल चुका हूँ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। वैन कहती है कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम बता क्यों रहे हो। मतलब वैन को पता था कि बस वह नाटक कर रहा है। और वैन खाना ऑर्डर करते तो जिन बोलते हैं कि स्पाइसी कम बनाना क्योंकि इस लड़की को ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं। तो रेस्टोरेंट का ऑनर बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं और जिन के दोस्त भी टीज करने लगते हैं। तो जिन बोलता है कि मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फालतू में कहीं बीमार पड़ गई तो बात हम पे आएगी और मेरा कोई मतलब नहीं था। पर उसके दोस्त तो समझ रहे होते हैं कि वह आज भी वैन की उतनी ही केयर करता है
और वैन भी हंसने लगती है तो जिन बोलता है कि तुम हंस क्यों रही हो। वैन बोलती है कि बस ऐसे ही, और उसको प्यार से थैंक यू बोलती है। अब खाना खाने के बाद वैन जाने लगती है तो जिन का दोस्त बोलता है कि शायद तुम्हें वैन को सी ऑफ करके आना चाहिए। और वैन बोलती है क्या अब से तुम फाइट करने स्टॉप नहीं कर सकते। जिन बोलता है कि तुम होती कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाली। वैन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से अच्छे बन जाओ। जिन बोलता है कि तुम जिस अच्छे जिन को जानते थे वे ऑलरेडी 6 साल पहले मर चुका है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है। और ये सुनकर वैन को अच्छा नहीं लगता, वो चली जाती है। और जिन का दोस्त बोलता है कि तुम्हें वैन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब जिन वैन के पीछे पीछे उसके बिल्डिंग तक आता है ताकि वो सेफली घर पहुंच जाए। बाद में वैन के मैनेजर की कॉल आती है कि अब तो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, इसलिए उसको वापस आने को बोलता है। और वैन सोचते है क्या उसे जिन को गुड बाय बोलकर जाना चाहिए या नहीं, और उसे कॉल करने की ट्राई करती है पर वो उसका कॉल उठा नहीं रहा था। और वैन को लगता है कि शायद अब वे उसको देखना नहीं चाहता। अब वैन अपनी पैकिंग करके नीचे आती है तो देखती है कि जिन है, और उसको यहाँ पे देखकर समझ जाती है कि बहुत ही टाइम से वो यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा था। जिन बोलता है कि तुमने कॉल करना स्टॉप क्यों किया। वैन कहती है कि मैंने बहुत ही बार कॉल किया पर तुम आंसर नहीं कर रहे थे। जिन बोलता है कि अच्छा, और जब मैंने तुम्हें हजारों बार कॉल किया क्या तुमने आंसर किया, और आज तुम फिर से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो जैसे कुछ साल पहले मुझे अकेले छोड़कर चली गई। मतलब तुम दोबारा से सब कुछ रिपीट करना चाहती हो। और गुस्से में उसको बाइट कर लेता है और कहता है कि तुम्हें याद है कि कुछ साल पहले तुमने मुझे बाइट किया था, इसलिए वह चीज मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और वैन को उसके घर चलने को बोलता है तो वैन कहने लगती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जिन बोलता है कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया तो क्या तुम उसका पे बैक नहीं करना चाहती, और उससे बाइक पे बैठने को कहता है। और वैन बाइक पे बैठ जाती है तो उसको टाइट से पकड़ने को बोलता है और बहुत ही तेजी से बाइक भगाता है तो वैन चलाने लगती है। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और जिनकी मॉम उसको पैसे देती हैं और बोलती हैं कि इतने दूर चले जाओ ताकि किसी को भी पता ना चले कि तुम मेरे बेटे हो। और जिन उन पैसों को फेंक देता है और बोलता है कि अब चिंता मत करो, अब से मेरी कोई भी मॉम नहीं है। और वैन सब कुछ देख लेती है तो जिन वैन के पास आकर बोलता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। बैक टू द प्रेजेंट जिन बाइक को बहुत ही तेज भगा रहा होता है तो वैन बहुत ही डरने लगती है, पर जिन बोलता है कि ये सब कितना एक्साइटिंग है ना। और वैन सोचती है कि जिन आज भी उतना ही मलंग है। अब जिन वैन को अपने घर लेकर आता है और बताता है कि उसका रूम ऊपर है। बाद में वैन नहाने जाती है तो देखती है कि पानी नहीं आ रहा, इसलिए जिन से आकर बताती है। जिन बोलते है कि ऊपर वाला रूम काफी टाइम से खाली था इसलिए वाटर सप्लाई कट हो गया होगा, तुम मेरे बाथरूम में जाकर नहा सकती हो। तो वैन को थोड़ा सा अजीब लगता है। जिन बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है, जब तुम मेरे साथ थी तो मैंने तुम्हें कभी टच नहीं किया, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और उसके पास अगर बोलता है कि शायद तुम्हें डरना जरूरी भी है क्योंकि मैं तो एक जानवर हूं ना, और तुम्हें डर होगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, जब तो तुम्हें छोड़कर चली गई। अब जिन ने उसको बाइट किया होता है उसका निशान अभी भी उसकी बॉडी पर था, इसलिए उसको छुपाने लगती है और बहाना बना के जाने की कोशिश करती है तो जिन उसे रोक लेता है और उस निशान को टच करके बोलता है कि निशान कब तक रहने वाले हैं। वैन बोलती है कि जल्दी चले जाएंगे। जिन बोलता है पर जो बाइट के निशान तुमने मुझे दिए थे वे लाइफ टाइम मेरे पास से रहने वाला है, पर तुमने कितने आसानी से बोल दिया ना कि मेरे बाइट के निशान चले जाएंगे। वैन माफी मांगते है तो जिन बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो क्या उस बात का तुम्हें पछतावा नहीं है, क्या तुम्हें एक बार भी फील नहीं हुआ कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया। वैन बोलती है कि उसे किसी बात का भी पछतावा नहीं है तो जिन को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और बोलता है कि सही में तुम काफी कमाल की हो। बाद में जिन शावर ले रहा होता है और अभी भी वैन के बारे में सोचा जा रहा था। बाद में जिन वैन को टैटू स्टूडियो में लेकर आता है और उससे डिजाइन करने को बोलता है तो वैन कहती है कि वे बस कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे आई है और वे ड्रॉ नहीं कर सकती, पर जिन बोलता है कि थोड़ा सा रेस्ट करो और फिर ड्रॉ करने की कोशिश करना। अब वैन हिम्मत करके ड्रॉ करने चाहती है पर उसके हाथ कांपने लगते हैं, शायद वह किसी बात से ट्रॉमेटाइज थी। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां स्टूडियो के बाहर जिन को देखने के लिए भीड़ लगाई होती हैं और जब भी एक लड़की जिन से टैटू बनवाने के लिए आती है, पर जिन बोलते है कि उसके पास टाइम नहीं है। वे लड़की बोलती है क्यों, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पे नहीं करूंगी, मुझे पता है कि तुम इतने आसानी से किसी का टैटू नहीं बनाते, पर मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। और जब भी वह नीचे आती है और बोलती है कि वो ड्रॉ नहीं कर सकती तो क्या उसको कोई और काम दे सकता है। जिन बोलता है कि ये तुम्हारे हाथ किस लिए हैं, क्या मेरा टैटू स्टूडियो कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो तुमसे काम नहीं हो पा रहा। वैन कहती है किसने कहा कि मैं कुछ कर नहीं सकती, बस मैं पेंटिंग नहीं बनाना चाहती। पर जिन बोलता है कि तुम्हारे हाथ बस पेंटिंग बनाने के लिए हैं क्योंकि उसको पता था कि वो बहुत ही अच्छी पेंटर है, और कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो यहाँ जा सकती हो। वह लड़की वैन के बारे में पूछती है कि कौन है। जिन बोलता है कि उसकी क्लासमेट, तो वह लड़की वैन से खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम फेंग है और वे कब से जिन के पीछे पड़ी है। जिन वैन से बोलता है कि ये मेरे साथ सोना चाहती है, तो वैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। जिन बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वैन बोलती है कि मुझे पता है। तो जिन कहता है क्यों, तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। तो वैन कहती है तुम सही में बेशर्म हो और वहां चली जाती है। वैन बोलती है कि वैसे मैंने इस लड़की को पहले भी देखा है और मुझे पता है कि तुम इस लड़की को पसंद करते हो, पर बाहर इस लड़की का इमेज बहुत ही खराब है। जिन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल रही हो, और उसके यहाँ जाने को बोलता है। तो फैंग कहने लगती है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने इस लड़की को कहाँ देखा है, और एक वीडियो प्ले करके दिखाने लगती है जब स्कूल टाइम में एक आदमी वैन के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जिन गुस्से में पूछने लगता है कि उसके पास वीडियो कहाँ से आई और उस वीडियो को डिलीट करने को बोलता है, पर फैंग सुन नहीं रही थी।
इसलिए जिन उस वीडियो को जबरदस्ती डिलीट करके उसके फोन को तोड़ देता है और इसके बाद अपने दोस्त को कॉल करके उसको टैटू नाइफ लाने को बोलता है। तो उसका दोस्त हैरान था और उसको देने आता है तो वे डर में था कि इतनी रात में वे उस नाइफ का क्या करने वाला है। जिन बोलता है कि बस उसे कुछ काम है और उस टैटू इंस्ट्रूमेंट को लेकर चला जाता है। तो उसके दोस्तों को डर जाता है कि कहीं वे कुछ गलत कदम तो उठाने नहीं जा रहा, इसलिए जिन का पीछा करते हैं। पर जिन एक पतले रास्ते से निकल के चला जाता है। आप दूसरी साइड हम उसी आदमी को देखते हैं जो 1 नंबर का ठरकी होता है और अभी भी वैन के साथ बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है। और जब भी जिन आकर उस आदमी को मारने लगता है और वे आदमी माफी मांगता है कि अब से वह वैन के साथ कुछ नहीं करेगा। पर जिन तो उस आदमी की उंगलियों कट कर देता है और डर के मारे उस आदमी की पैंट गिली जाती है। अब जिन उसको जान से मारने जा रहा होता है, पर जब भी उसके दोस्त पहुंचकर उसे रोक लेते हैं। उसका दोस्त बोलता है क्या तुम इस आदमी को मारकर जेल जाना चाहते हो? जिन बोलते हैं कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम वैन के चक्कर में मरते मरते बचे हो और तुम्हें पता है ना कि तुम 2 साल जेल में बिता कर आए हो। और वैन का क्या, उसने तुम्हारे लिए मैसेज तक भी नहीं छोड़ा और अचानक से गायब हो गई। क्या तुम उसके प्यार में पागल हो चुके हो? क्या तुम भूल चुके हो कि दोनों के बीच में जो भी था वो 6 साल पहले ही खत्म हो चुका है? जिन बोलते हैं कि सही कहा, सब कुछ 6 साल पहले ही खत्म हो चुका है, पर मैं क्या करूं, मैं उसको अभी भी तकलीफ में देख नहीं सकता। और ये सुनकर उसका दोस्त साइड हट जाता है। अब जिन उस आदमी से उसका फोन लेकर तोड़ देता है क्योंकि वीडियो उसके फोन में ही थी और उसको वार्न करता है कि आगे से वैन के आसपास भी दिख गया तो वह उसको जान से मार डालेगा। और जिन का दोस्त जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। अब जिन बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और नीचे बैठ के वैन के रूम को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जिन ऊपर आता है और उसके लिए खाना लेकर आया था। तो वैन खुश होकर खाने लगती है, पूछती है क्या तुमने खा लिया? तो जिन झूठ बोलता है, पर वैन को पता था कि वो अभी तक खाया नहीं होगा, इसलिए एक बोल में निकाल कर उसको खाने के लिए देती है। पर जिन उसी में से खाने लगता है और वैन से बोलता है कि अगर तुम इतना कम खाओगी तो बुरे लोगों से मुकाबला कैसे करोगी? अब वैन उसके कपड़े पे ब्लड नोटिस कर दिया तो वह हैरान थी और पूछती है क्या वह हर्ट है। पर जिन बाहर जाकर स्मोक करने लगता है और अचानक से अंदर आके उसे किस करने लगता है। तो वैन उसे रोकती है। जिन बोलता है कि तुम मुझसे दूर चली गई तो मुझे लगा कि तुम हैप्पी होंगी, पर तुम खुद को दूसरों से बुली कैसे होने दे सकती हो? और अगर तुम्हें कोई भी बुली करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको जान से मार डालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके करीब जाता है तो वैन उसे कुछ भी करने से मना करती है। पर जिन बोलता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो वैन बोलती है कि प्लीज मैं बैक कर रही हूँ, ऐसा मत करो। तो जिन रुक जाता है और उसके फेस को टच करने जाता है, पर वैन अपना मुंह फेर लेती है और जिन को बुरा लगता है और बोलता है कि मतलब अब तुम्हें मेरे टच से भी प्रॉब्लम है। वैन बोलती है कि ऐसा नहीं है। तो जिन हंसने लगता है, पर उसके हंसी में भी एक दर्द था और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ब्रेव हो और तुमने उस दिन बहुत ही अच्छा काम किया। और वैन को समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जिन बोलता है कि वैसे तुम 6 साल पहले जैसे ही हो, मेरे एक किस करने पर तुम्हारी बॉडी रेड हो जाती है। और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा। और वैसे भी अब मैं अपने रेस में बिजी हूँ, इसलिए कुछ दिनों तक घर नहीं आने वाला। बाद में वैन की दोस्त आकर बताती है कि जेम के मेंबर्स रेस करने वाले हैं और सुना है कि जेम का बॉस बहुत ही हैंडसम है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी हैंडसम। वैन बोलती है क्या तुम्हें फेस ब्लाइंडनेस है, क्योंकि जिनी जेम का बॉस होता है। वैन की दोस्त बोलती है कि हमें चलना चाहिए, उनको लाइव देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। और सुनने में आया कि बहुत सारी लड़कियां जेम के बॉस के साथ सोना चाहती हैं और पता नहीं कितनी सारी लड़कियों ने ट्राई भी किया। वैन बोलती है तो क्या वे लड़कियां सफल हुई? उसकी दोस्त बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। वैन कहती है कि मुझे पता था। उसकी दोस्त कहती है कैसे, तुम उसको जानती हो? अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और जिन वैन को किस करता है तो उसकी बॉडी रेड हो जाती है। जिन बोलता है कि मेरे किस करने पर तुम्हारी ऐसी हालत है, तो फिर क्या होगा अगर फ्यूचर में हम कुछ और करेंगे? तो वैन उसको ये सब बोलने से मना करती है। जिन बोलता है कि जब तुमने मुझे किस किया उसी वक्त से मैं तुम्हारा हो चुका हूँ और मेरी बॉडी पे बस तुम्हारा हक है और तुम्हारे अलावा मुझे कोई और टच नहीं कर सकता। बैक टू द प्रेजेंट वैन बोलती है कि मैंने उसे कभी देखा तो नहीं, पर मुझे पता है कि वह किसी लड़की को टच नहीं कर सकता। अब दोनों रेस देखने आते हैं और वैन की दोस्त जेम के बॉस से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, इसलिए उनके पास चलने को बोलती है। पर वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था, तो वैन की दोस्त बोलती है कि जेम का बॉस मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। तो वैन उसको ये सब बोलने से मना करती है। अब वैन की दोस्त एक्साइटेड होकर पूछने लगती है कि आप सब में से जेम का बॉस कौन है, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, प्लीज मैं बैक कर रही हूँ, बता दो। और जिन का दोस्त लोगो दिखाता है तो वैन की दोस्त बोलने लगती है कि आप सभी जेम के मेंबर्स हो और उसको आइडिया लग जाता है कि जिनी जेम का बॉस है और वैन का एक्स बॉयफ्रेंड। तो बोलने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैन कहती है कि तुमने मुझे पहले बताने का मौका ही नहीं दिया। जिन वैन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और वैन बोलती है कि मैं तो तुम्हें रेसिंग करते हुए देखने आई हूँ। जिन बोलते हैं पर शायद तुम्हें रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैन उसे वी चैट पे ऐड करके उसे चैट करने लगती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बेस्ट हो और तुम्हें जीतने वाले हो। अब जिन का कॉम्पिटिटर उसको आवाज देता है, पर जिन तो वैन के साथ चैट करने में बिजी था, इसलिए वह लड़का गुस्सा करने लगता है कि वह उसको इग्नोर कर रहा है। जिन बोलता है क्या हुआ, तुम फाइट करना चाहते हो? अगर दम है तो आगे बढ़कर दिखाओ। पर वह लड़का वहां से डर के चला जाता है।
अब जिन रेसिंग के लिए जा रहा होता है तो सभी लड़कियां उसको चीयर्स करने में लगी थी। जिन वैन से बोलता है कि वह उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकती है। वैन बोलती है कैसे पॉसिबल है। जिन कहता है कि बिल्कुल, और उसे बाइक पे बैठने को बोलता है और कहता है कि टाइट से पकड़ लेना नहीं तो गिर जाओगी। अब रेसिंग स्टार्ट होती है और जिन बाइक बहुत ही तेज चला रहा होता है और वैन डरने लगती है, इसलिए जिन उसको आगे बैठा लेता है और फाइनली वे रेस जीत जाते हैं। अब जिन की सारे फैंस पूछने लगते हैं कि लड़की है कौन जो आपके बाइक पे बैठी हुई थी, और जिन बताता है कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। बाद में सब जिन की तारीफ कर रहे होते हैं कि कोई भी उसको रेसिंग में हरा नहीं सकता। अब जीत की खुशी में सब पार्टी कर रहे थे और वैन और उसके दोस्त को भी ज्वाइन करने को बोलते हैं। अब अचानक से वैन के पास कॉल आती है और वो बात करने के लिए चली जाती है। एक्चुअली हॉस्पिटल से उसके आंट की कॉल आई थी क्योंकि उसकी ग्रैंडमा वहाँ पे एडमिट थी और वैन को ग्रैंडमा की फिक्र होने लगती है। पर उसकी आंट बोलती है तुम चिंता मत करो, ग्रैंडमा आउट ऑफ डेंजर है, पर अभी भी हॉस्पिटल बिल पे करना है। वैन बोलती है कि वो जल्दी पैसों का इंतजाम करके सेंड कर देगी। और वैन आते तो जिन का दोस्त पूछता है कि क्या तुम अभी भी जिन से प्यार करती हो या नहीं। तुम्हें पता भी है कि जिस आदमी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिन ने उस आदमी के फिंगर को कट कर दिया और वह उसको जान से मारने वाला था, लेकिन हमने टाइम पे पहुंचकर उसे रोक लिया। और वैन को याद आता है कि जब भी उस दिन जिन के कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ था और वह उसे उस दिन इसलिए ब्रेव बोल रहा था क्योंकि जब वह आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो उसने ब्रेवरी के साथ उसका सामना किया। जिन का दोस्त बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम्हारी वजह से वह आज तक गिल्ट में जीते हुए आ रहा है, और ये जानकर वैन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। बाद में सबके जाने के बाद वैन जिन से किसी शांत प्लेस पर चलने को बोलती है और जिन उसे एक ब्यूटीफुल प्लेस पर लेकर आता है और वैन उसकी तारीफ करने लगता है। जिन बोलता है कि आज तुम्हें हुआ क्या है। वैन उसको अपने पास बुलाकर स्टार देखने को बोलती है, पर जिन कहता है कि उसे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, पर साइड में आके बैठ जाता है और वैन उसको अचानक से किस कर लेती है। तो जिन बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रही हो। वैन बोलती है कि आज वो उसके साथ सब कुछ करना चाहती है जो 6 साल पहले वे कर नहीं पाए। जिन बोलते हैं कि जो तुमने 6 साल पहले मेरे साथ बुरा किया, क्या उसका पश्चाताप करने के लिए ऐसा बोल रही हो, और ऐसा तरीका अपनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसके लिए मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। वैन बोलती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। जिन बोलते हैं कि तुम ऐसा करना चाहती हो ना तो ठीक है, और उसे किस करने लगता है और कहता है कि अभी भी मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, फिर बाद में इस चीज के लिए पछताना मत। वैन बोलती है कि उसे कोई पछतावा नहीं होने वाला। तो जिन उसको टेंट में लेकर आता है और प्रोटेक्शन दिखाकर बोलता है कि जिस दिन तुम यहाँ पे आई थी उसी दिन मैंने इसे बाय किया था, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। वैन कहती है कि मैंने देखा था कि एक रात तुम्हारे पास मेरी फोटो थी। जिन बोलता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी फोटो के साथ सोता हूँ, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। और वैन अपने होम टाउन जा रही होती है और देखती है कि जिन भी यहीं पे है, तो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिन बोलता है कि तुम मुझे इतने आसानी से छोड़कर जा नहीं सकती और अभी भी पे बैक करना रह रहा है, एक बार से मेरा कुछ नहीं होने वाला। वैन बोलती है कि तुम कब तक चाहते हो कि मैं तुम्हें पे बैक करूँ। जिन कहता है कि अभी तो नहीं पता, पर क्या पता ज्यादा भी समय लग सकता है। अब जिन उसे घर तक छोड़ने आता है, वैन की ग्रैंडमा उसको यहाँ पे देखकर बहुत ही हैप्पी थी। वैन बोलती है कि आपको इतनी जल्दी हॉस्पिटल से आने की क्या जरूरत थी। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फालतू में हॉस्पिटल में रह के खर्चा क्यों बढ़ाना, और फालतू में तुम्हें इतना हार्डवर्क करना पड़ता है। वैन कहती है कि आपसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। अब जल्दी जिन आता है और वैन उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। ग्रैंडमा पूछते हैं कि कौन है, तो जिन बोलता है कि वो वैन का क्लासमेट है। तो ग्रैंडमा उसका वेलकम करती हैं और बोलते हैं कि तुम पहले क्लासमेट हो जो हमारे घर आए हो। जिन बोलता है कि कॉलेज में वैन के दोस्त नहीं थे। ग्रैंडमा बोलते हैं कि वैन की लाइफ बाकी बच्चों से बहुत ही अलग थी और वैन अपने टीनेज को सही से एंजॉय नहीं कर पाई। अब वैन नहीं चाहती कि जिन को कुछ पता चले, इसलिए ग्रैंडमा को बहाने से किचन में भेज देती है। बाद में तीनों मिलकर डिनर करते हैं और वैन डिशेस वॉश करने जा रही होती है, तो जिन उसे रोककर खुद ही डिशेस करने जाता है। अब जिन बाहर चला जाता है तो ग्रैंडमा वैन से जिन को सी ऑफ करने जाने को बोलती हैं और कहती है कि मुझे पता है कि एक टाइम पर तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार किया करते थे। अब वैन बाहर आकर जिन से बोलती है क्या उसने होटल रूम बुक कर लिया, पर जिन पूछता है कि क्या कॉलेज में उसका दोस्त नहीं थे। ग्रैंडमा ऐसा क्यों बोल रही थी कि तुम अपने टीनेज को सही से एंजॉय नहीं कर पाई, और वैन बहाना बनाती है कि मैं बहुत ही बिजी रहा करती थी और मेरे पास उनके साथ एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता था। जिन बोलता है कि अच्छा बिजी कहाँ, किसी और को प्यार करने में, और उसको टीज करने लगता है कि तुम काफी अगली दिखती हो। तो वैन गुस्से में उसको बाइट कर लेती है। जिन बोलता है क्या तुम डॉग हो जो हमेशा बाइट करती रहती हो। वैन कहती है क्या तुम मॉन्की हो जो हमेशा परेशान करते रहते हो। जिन बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, तुम आज भी बहुत ही प्रिटी हो जैसे स्कूल टाइम में हुआ करती थी, और उसके मार्क को पॉइंट करके बोलता है कि जो मैंने तुम्हें निशान दिए थे वे काफी अच्छे लग रहे हैं। तो वैन उसको मारने लगती है। अब वैन अंदर आती है तो ग्रैंडमा बोलती है कि जिन आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है और आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर वैन अपने फादर की फोटो की तरफ देखकर बोलती है कि उन्होंने मेरी लाइफ को खराब कर दिया और वह इन सभी चीजों में जिन को ड्रैग नहीं करना चाहती। बाद में वैन बहुत ही ड्रंक थी और वॉमिटिंग फील हो रहा होता है, इसलिए वॉशरूम में होती है और बाहर उसके कलीग्स उसके कैरेक्टर को लेकर बकवास कर रही होती हैं कि वैन सुंदर है इसलिए बॉस उसको पसंद करते हैं और पक्का बॉस उसके बीच में कुछ चल रहा है।
अब अचानक से वैन बाहर आती है तो वे डर जाती हैं क्योंकि उनको पता नहीं था कि वैन अंदर ही है और वैन उस लड़की को अच्छे से सबक सिखाती है तो वे माफ़ी मांगने लगती हैं। बाद में जिन दोस्तों का तारा होता है तो उसके दोस्त वैन को देखकर बोलते हैं कि लड़की कितनी सुंदर है। अब जिन वैन के पास आता है और वैन कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। जिन बोलता है क्या तुम ड्रंक हो, पर वैन बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठ के बस ठंडी हवा ले रही थी। जिन देखता है कि वे खाली पैर है तो वैन कहने लगती है पता नहीं मेरे सैंडल्स कहाँ गायब हो गए और नशे में फुल टू पागलों की तरह बिहेव कर रही होती है। जिन बोलते हैं कि नशे में ऐसा अकेले घूम रही हो, कहीं कुछ हो गया तो। वैन बोलती है कि तुमने मुझे फाइट करना सिखाया तो है। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और जिन वैन को फाइट करना सिखा रहा होता है तो वैन बहुत ही थक चुकी होती है और बोलती है कि दूसरों के बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं और तुम मुझे फाइट करना सिखा रहे हो। जिन बोलता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए ताकि कोई भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे तो तुम उसका अच्छी तरह सामना कर सको। बैक टू द प्रेजेंट, वैन बोलने लगती है कि तुमने मुझे सही से फाइट करना सिखाया था, इसलिए मुझे कुछ नहीं होने वाला। और जिन उससे किस करने लगता है तो उसके दोस्त उनको ऐसा देखकर हंसने लगते हैं। जिन वैन से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें किस करना भी सिखाया था, पर ये तो तुमने सिखा नहीं। अब जिन उसको उठा के ले जाने लगता है तो वैन उसको बाइट कर लेती है। जिन बोलता है कि अब तुमने मुझे दोबारा से बाइट किया तो यकीन करो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि उस रात के बाद मुझे अभी भी पेन हो रहा है। जिन बोलता है क्यों तुमने मेडिसिन नहीं लगाया, तो वैन मना करती है। जिन बोलता है कि तुम्हें उस रात इंटीमेट होने के बाद भागने को किसने बोला था और मेडिसिन बाय करने आता है तो वह लड़की शर्माते हुए उन्हें ऑइंटमेंट देती है। अब जेन इसको होटल रूम में लेकर आता है और मेडिसिन अप्लाई करने जाता है तो वैन उसको ऐसा करने से मना करती है और नोटिस करती है कि उसके कंधे पे कुछ रेड सा दिख रहा है और चेक करने जाती है तो जिन उसे रोक देता है। वैन बोलती है क्या मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती। जिन बोलता है किसी को भी टच करना अलाउ नहीं है। वैन बोलती है कि ठीक है पर थोड़ा सा देख तो सकती हूँ, पर जिन मना कर देता है। एक्चुअली जब वैन ने उसको वहाँ पे बाइट किया था तो उसने वहाँ पे टैटू बनवा लिया होता है और बोलता है कि भूलो मत कि तुम्हें छोड़कर चली गई थी और गुस्से में ऑइंटमेंट वहीं पे फेंक कर चला जाता है। बाद में वैन अपनी कंपनी में होती है और वे दोनों लड़कियां उसको देखकर वहां से भाग जाती हैं। वैन की दोस्त बोलती है कि तुमने दोनों को सही सबक सिखाया, अब वे दोबारा से पंगा लेने की नहीं सोचेंगी। बाद में वैन पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और दो लड़के उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वैन चुपचाप उन्हें पेमेंट करके जाने को बोलती है। अब वहीं जेन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और वैन को ही देखे जा रहा था और उसे मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, तो वैन झूठ बोलती है कि अपने ग्रैंड माँ के पास। जन बोलता है कि क्या बात है, ये तो कोइंसिडेंस हो गया, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ हूँ। तो वैन उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। जन उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया ना कि मैं तुम्हारे घर पे हूँ। और जिन का दोस्त समझ आता है कि जिन उनको यहाँ पे इसलिए लेकर आया है क्योंकि वो अभी भी वैन के पास रहना चाहता है। जिन वैन पे गुस्सा करने लगता है कि मतलब मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया तो तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। तो उसके दोस्त उसको शांत करते हैं और वैन को साथ में बैठकर कार्ड खेलने को बोलते हैं। अब सभी कार्ड्स खेल रहे होते हैं और वैन जीत जाती है और अब जिन हार चुका था और हारने वाले को अपने एक सीक्रेट्स के बारे में बताना था जो किसी को भी पता नहीं था। और जिन बताता है कि उसकी बॉडी पे उसके प्यार का दिया हुआ एक मार्क है, पर वह उसको छोड़कर चली गई। बाद में जिन का दोस्त जिन के कार्ड्स को देखता है तो वह हैरान था कि जिन तीनों को हरा सकता था, मतलब वह जानबूझकर हारा है। जिन वैन से बोलता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तो वैन ऐसे माफी मांगती है कि वह उसकी वजह से हर्ट हो गया। अब वैन बीमार पड़ गई थी और ग्रैंड माँ को उसकी बहुत ही फिक्र होने लगती है और वैन अनकॉन्शियस में भी जिन का ही नाम ले रही थी। ग्रैंड माँ को अपने बेटे पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उनके इतने सारे उधार लेने के चक्कर में बेचारी वैन को इतना सफर करना पड़ रहा है। बाद में वैन बहुत ही हिम्मत करके जिन को कॉल करती है तो उसकी कॉल एक लड़की उठाती है और बताती है कि जिन अभी रेस्ट रूम में है और सामने से लड़की की आवाज को सुनकर वैन कॉल कट कर देती है। अब जल्दी जिन आता है तो वह लड़की बोलने लगती है कॉल आई थी तो मैंने उठा लिया। ये जिन बोलते है कि तुम होती कौन हो मेरे फोन को टच करने वाली, और वैन को कॉल करता है तो पहले वैन कॉल कट कर देती है, पर जिन के दोबारा कॉल करने पर वह आंसर करती है और जिन बताता है कि वह लड़की उसके स्टाफ थी। अब ग्रैंड माँ को वैन के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि वह 6 सालों से अपने फादर के डेट्स को पे करने में लगी है और वे अपनी खुद की लाइफ को सही से एंजॉय नहीं कर पा रही। पर वैन बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाद में वैन देखती है कि जिन उसे मिलने आया है और वैन उसको यहाँ पे देखकर बहुत ही हैप्पी थी। अब जल्दी उसके वहाँ पे दोस्त भी आते हैं और बोलने लगते हैं कि हम तो रेसिंग कर रहे थे पर पता नहीं जिन तुमसे मिलने कब आ गया और यहाँ ठंड से हमारी जान जा रही है। जिन कहता है कि ठीक है अब तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करो, इसलिए वो चले जाते हैं। अब वैन जिन को स्मोक करने से मना करती है पर जिन बोलता है कि यही मुझे पेन से रिलीव करता है। अब जिन को भूख लगी थी और वैन एक छोटे से टाउन में रहा करती थी और इस वक्त सारे रेस्टोरेंट बंद थे, इसलिए उसको उसके घर चलकर खाने को बोलती है। जिन बोलता है क्यों तुम मुझे बनाकर खिलाओगी। वैन को तो कुकिंग आती नहीं थी, इसलिए जिन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं और खाने पे ले चलता हूँ और उसको सिटी में लेकर आता है और बोलता है कि सही से खाओ, कितनी कमजोर हो गई हो। तो वैन उसको ऐसे परेशान करने से मना करती है, पर जिन तो अभी भी फ्लर्ट करने में लगा था।
अब वैन को ठंड लग रही होती है तो जिन उसका हाथ अपने पॉकेट में रख लेता है। अब अचानक से स्नो होने लगती है और जिन बोलता है कि तुम मुझे विंटर में छोड़कर चली गई थी और मैं तुम्हारे साथ स्नो भी एंजॉय नहीं कर पाया, और वैन ऐसा करने के लिए माफी मांगती है। अब जल्दी कुछ मीडिया स्टूडेंट्स आते हैं और दोनों से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि क्या वे दोनों की फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो वैन उनको परमिशन दे देती है। अब वे स्टूडेंट्स दोनों को पास में आने को बोलते हैं तो वैन को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर जिन तो उसे किस करने लगता है और वे स्टूडेंट्स उन दोनों की प्यारी से फोटो क्लिक कर लेते हैं और पूछते हैं कि इस फोटो का कैप्शन क्या होना चाहिए, और जिन बोलता है कि किसिंग इन पेन, तो वैन उसको देखने लगती है। बाद में वैन की दोस्त उसे जिन और उसके दोस्तों के पास लेकर आती है और जिन का दोस्त वैन को साथ में खेलने को बोलता है, तो जिन कहता है कि ये तो बच्चों का गेम है। उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है फिर बेट लगाते हैं, जो भी हारा उसे इस रूम में मौजूद किसी को किस करना होगा। और जिन वैन को खेलने को बोलता है और कहता है कि अगर तुम जीत गई तो अच्छी बात है, पर हार गई तो मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। पर वैन उस गेम में बहुत ही अच्छी थी और जिन का दोस्त हार जाता है, तो जिन उसको किसी को किस करने को बोलता है और उसका दोस्त उसके दूसरे दोस्त को किस करने जा रहा होता है, तो वह बहुत ही डर जाता है। पर जिन बोलता है कि छोरा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो उसके दोस्त की जान में जान आती है। अब सबके जाने के बाद जिन वैन को टीज करने लगता है और उसे किस करने को बोलता है, और वहीं पे जिन का एक दुश्मन था और उसे पता चलता है कि वैन जिन की गर्लफ्रेंड है, तो उसे रिवेंज लेने की सोचता है। बाद में जिन वैन को उसके घर छोड़ने आता है और उसको टीज करने लगता है कि शायद अब वे तुम्हारे निशान गायब हो चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जेंटल तरीके से बाइट करूंगा, तो वैन उसको परेशान करने से मना करती है। बाद में जिन का दुश्मन जिन की वजह से वैन के साथ बदतमीजी करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी फोटो में जिन को सेंड करने वाला हूँ, और फिर देखता हूँ कि उसका क्या रिएक्शन है। और वैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो वैन उसको हिट करके भागती है, पर जब तक जिन वहाँ पे आ जाता है और वैन को ऐसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और इसी बीच में हर्ट हो गया था और वैन डर जाती है, पर जिन उसको दूरी रहने को बोलता है। बाद में जिन वैन को डॉक्टर के पास लेकर आता है और वैन का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए डॉक्टर से उसको सही से ट्रीट करने को बोलता है। पर वैन कहती है कि वे ठीक है और इस वक्त जिन बहुत ही इंजर्ड था, इसलिए पहले उसे ट्रीटमेंट करवाने को बोलती है। अब जल्दी नर्स जिन को बुलाने आती है तो जिन चला जाता है और वैन डॉक्टर से पूछती है कि जिन का हाथ ठीक तो है ना। डॉक्टर बोलता है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब जिन दोबारा से पुलिस स्टेशन में था और पुलिस वाले गुस्सा कर रहे होते हैं कि वह हमेशा फाइटिंग में इन्वॉल्व रहता है, पर जिन तो अभी भी रिलैक्स था। अब बहुत ही रात हो गई थी और वैन अपने होम टाउन जा नहीं सकती थी, इसलिए जिन उसको अपने घर लेकर आता है और उसको ड्रिंक करने को देता है, तो वैन पूरी पी जाती है और डिमांड करती है। तो जिन बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने ड्रिंक करने से डर नहीं लग रहा, और उसे किस कर लेता है और बोलता है कि सोच लो अगर तुम ड्रंक हो गई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और उसको और ड्रिंक करने को देता है। तो वैन उसको भी जल्दबाजी में पी रही होती है, तो जिन उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ड्रंक हो, इसलिए रहने दो। वैन कहती है कि मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ, और इसी बीच दोनों में बहस होने लगती है और वैन कहती है क्या तुम मुझे देखकर हैप्पी नहीं हो। जिन बोलता है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। अब जिन स्मोक कर रहा होता है तो वैन भी स्मोक करती है, वे खांसने लगती है और जिन से बोलती है प्लीज तुम स्मोक मत किया करो, ये तुम्हारी लाइफ को और कम कर देगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे प्लेस पर स्मोक कर सकती हूँ। और ये सुनकर जिन उसे किस करने लगता है और दोनों ही रोने लगते हैं। बाद में जिन उसे सुलाने आता है तो वैन बोलती है कि तुम हैप्पी तो हो ना। जिन बोलता है कि बिल्कुल मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन ब्रेकफास्ट कर रही होती है, उसका एक हाथ फ्रैक्चर था, इसलिए अजीब तरीके से खा रही होती है, तो जिन उसको ऐसा देखकर हंसने लगता है। बाद में जिन वैन को हॉस्पिटल लेकर आता है और अब वैन के हाथ में थोड़ा सा आराम था। अब दोनों खाना खा रहे होते हैं और वैन उसको बहुत ही प्यार से खिला रही होती है। वैन उसको कपड़े उतारने को बोलती है क्योंकि देखना चाहती थी कि उसको कितनी चोट आई थी, पर जिन बोलता है कि तुम बहाने से मेरी बॉडी देखना चाहती हो, पर वैन बोलती है कि ऐसा नहीं है। अब दोनों होटल रूम में आते हैं और वैन फिर से उसे कपड़े उतारने को बोलती है, तो जिन कहने लगता है कि तुम मेरे सामने गुंडी बनने की कोशिश कर रही हो, और उसको किस करने लगता है और बोलता है कि मेरे कपड़े बस मेरी गर्लफ्रेंड उतार सकती है और तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई। अब जल्दी जिन के दोस्त की कॉल आती है और वे उनको बाहर बुला रहे थे, इसलिए जिन बोलता है कि कपड़े उतारने के बाद हम वापस आके करेंगे। अब सारे दोस्त मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं और वैन ड्रिंक करने जाती है, तो जिन उसका ड्रिंक लेकर खुद ही पीने लगता है और बोलता है कि फालतू में ड्रंक हो गई तो मुझे संभालना पड़ेगा। वैन जिन से पूछती है कि उसने कॉलेज में कौन सा कोर्स किया है, तो जिन बोलता है कि वह कॉलेज नहीं गया। वैन पूछती है कि ऐसा क्यों, और उसके दोस्तों को पता था कि वह 2 सालों तक जेल में था, तो वह अपना कॉलेज कंप्लीट कैसे ही करता। अब जल्दी एक छोटी सी बच्ची रोज बेचने आती है और जिन से बोलती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बाय कर लो, पर जिन बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को रोजेस नहीं पसंद, पर वैन छुपके से उन फ्लावर्स को बाय कर लेती है और जिन को देते हुए बोलती है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जिन बोलने लगता है इन फ्लावर्स के बहाने तुम मुझे कपड़े उतरवाना चाहती हो, और ये सुनकर उसका दोस्त बोलने लगता है कि सोच समझ के बोला करो, यहाँ पे हम बेचारे दोनों सिंगल हैं और तुम्हारा रोमांस खत्म ही नहीं होता। जिन उन फ्लावर्स को ले लेता है और वैन छुपके से उसकी फोटो क्लिक करके वॉलपेपर लगा लेती है और कहने लगती है कि आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तो जिन बोलता है कि तुम फिर से मेरे कपड़े उतारने के लिए झूठ बोल रही हो। वैन उसको एक प्लेस पर चलने को बोलती है जहाँ पर सब विश मांगा करते थे, और वैन विश मांग रही होती है तो जिन उसको टीज करने लगता है कि विश मांगो कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमेशा खुश रहें, और फिर बोलता है कि चलो बताओ तुमने क्या विश मांगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। वैन बोलती है कि ऐसा नहीं है, तो जिन बोलता है कि फिर तुम इतने लाल क्यों हो रही हो, और वैन उसको परेशान करने से मना करती है। थोड़ी देर बाद जिन उसको ब्यूटीफुल सरप्राइज देता है और बोलता है कि मैं फिर से तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ।
वैन कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। जिन बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी उतना ही पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से परस्यू करना चाहता हूँ। और वैन उसे हक कर लेती है। बाद में दोनों होटल रूम में आते हैं और जिन बोलता है कि तुम मुझे ड्रेस करने की बात कर रही थी। तो वैन उसके कपड़े को उठाकर देखने जाती है और निशान को देखकर उसे याद आता है कि कैसे स्कूल टाइम में जब कुछ लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे तो जिन ने उनको बहुत ही बुरी तरह से मारा था और इसी बीच वो बहुत ही इंजर्ड हो गया था। आज वैन उसके बॉडी पर उस निशान को देखती है तो वे रोने लगती है, पर जिन उसको रोने से मना करता है और बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वैन उसके उस निशान पे किस करती है तो जिन कहने लगता है कि अगर तुम मुझे ऐसे किस करती रही तो मैं पागल हो जाऊंगा। पर वैन रुक नहीं रही थी, इसलिए जिन उसको रुकता है और बोलता है क्या तुम मरना चाहती हो। वैन बोलती है कि अगर मौका मिले तो मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। और ये सुनकर जिन उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन वैन से बोलता है कि अब तो हम साथ हैं ना, अगर तुम मना भी करोगी तो मैं दोबारा तुम्हें चेस करने के लिए तैयार हूँ। अब आज क्रिसमस था इसलिए वैन उसको विश करती है और वैन को अपने होम टाउन जाना था इसलिए उसको गुड बाय बोलकर चली जाती है। और जिन वैन का मैसेज देखता है और उसने लिखा होता है कि वह उसे बहुत ही पसंद करती है। और जिन उसकी फोटो क्लिक करके वैन को मैसेज करता है कि तुम इतनी फट्टू हो कि ये सब तुम्हें मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो वैन हंसने लगती है। अब जल्दी वैन के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि ग्रैंडमा का रिपोर्ट आ चुका है और डॉक्टर बताता है कि ग्रैंडमा को लिवर कैंसर है। तो यह जानकर वैन का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। इधर जिन बेचैन था कि अभी तक वैन ने उसको कांटेक्ट नहीं किया इसलिए उसको मैसेज करता है। तो वैन उसको हैप्पी क्रिसमस विश करती है और जिन पूछता है कि बताओ तुम्हारे सेंटा क्लॉज तुम्हें क्या गिफ्ट दे। तो वैन बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या गिफ्ट मांगू। और जिन उसको विंडो ओपन करने को बोलता है कि बाहर तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और वैन देखती है तो जिन उसके घर के बाहर था तो उसको यहाँ पर देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसको अपने हाथ से बनाया स्टॉल देती है। तो जिन बहुत ही हैप्पी था और उसे किस कर लेता है और बोलता है कि तुम बिजी कहाँ थी जो तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो वैन उसे माफी मांगती है और वैन देखती है कि डेटर्स आए हुए हैं तो भागकर ग्रैंडमा के पास जाती है और उन्हें रूम के अंदर जाने को बोलती है। पर वे आदमी जल्दी से पैसे पे करने को बोलते हैं। वैन कहती है कि उसने ऑलरेडी पैसे पे कर दिए हैं पर वे लोग इंटरेस्ट के पैसे मांग रहे होते हैं और वैन बोलती है कि वो पे कर देगी पर वे लोग सुन नहीं रहे थे। ग्रैंडमा उन लोगों पे गुस्सा करने लगती हैं तो वह आदमी बोलता है कि फादर की डेट्स ऑफ कोर्स डॉटर ही पे करेगी। और वैन को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है पर जब जिन पहुंचकर उन आदमियों को मारने लगता है और ग्रैंडमा को अंदर ले जाने को बोलता है। पर ग्रैंडमा अचानक से बेहोश हो जाती है इसलिए दोनों उनको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। और अब जिन को पता चल गया था कि वैन उसको अचानक से छोड़कर क्यों चली गई थी। अब ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी इसलिए वैन रोने लगती है। कुछ देर बाद ग्रैंडमा होश में आती है तो जिन वैन को बुलाने के लिए जाने लगता है पर ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और बोलती है कि जब तुम हाई स्कूल में थे तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें वैन के लिए सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड थे और मुझे पता है कि तुम वैन से कितना प्यार करते हो। और बताती है कि मुझे लिवर कैंसर है और इस बारे में वैन को पता चल चुका है पर मेरे सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है पर मुझे पता है कि वह अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ में है इसलिए प्लीज उसका ध्यान रखना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह और ज्यादा सफर करे और मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए वैन अपना घर बेचने जा रही होती है और उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं प्रॉपर्टी सेल करने की बात करती हूँ और तुम जाओ ग्रैंडमा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। पर जब भी वहाँ पे आदमी पहुंच जाते हैं जिससे वैन के फादर ने उधार लिया था और बोलते हैं कि तुम बिना पे किए भागना चाहती हो। वैन साहब बोलती है कि वो पे नहीं करने वाली और वैसे भी मैंने पैसे उधार नहीं लिए थे। तो वह आदमी गुस्से में वैन को मारने जाता है पर जिन वहाँ पे पहुंच जाता है और वैन उस आदमी को हिट कर देती है और जिन एक एक करके उन आदमियों को मारने लगता है और वैन को बाहर करके रूम को लॉक कर देता है। और थोड़ी देर बाद वैन देखती है कि जिन की बॉडी पे ब्लड लगा हुआ है तो जिन बोलता है कि ब्लड मेरे नहीं है और उसने उन लोगों को मार मार के उनकी हालत पंचर कर दी होती है। और वैन से बोलता है कि अब तुम इनसे अपना रिवेंज ले सकती हो। और वैन को याद आता है कि पहले ये लोग कैसे उसको टॉर्चर कर रहे थे और वह एक पेंटर थी इसलिए उस आदमी ने उसके हाथ को इंजर कर दिया था। और ये सब कुछ याद करके वैन उस आदमी को बुरी तरह से मारने लगती है और जिन उस आदमी से बोलता है कि ये लड़की मेरी जान है और इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उन लोगों को ग्रैंडमा से माफी मांगने को बोलता है। अब ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं रही इसलिए वैन बहुत ही परेशान थी और जिन उसे काम करने की कोशिश करता है। वैन बोलती है कि ग्रैंडमा के जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहा पर जिन बोलता है कि मैं हूं ना और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब वैन बहुत ही उदास थी और बोलती है क्या सिगरेट है, मैं स्मोक करना चाहती हूँ। तो जिन खुद ही स्मोक करके उसे किस करने लगता है और बोलता है कि आगे से तुमने स्मोक करने के बारे में सोचा भी तो मैं ऐसा ही करूंगा और उसे खुश करने की कोशिश करता है। तो वैन बोलने लगती है कि मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। तो जिन उसे किस करता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और वैन शावर लेकर आती है तो जिन उसको अपने पास खींचकर बोलता है कि तुम्हें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। तो वैन उसको परेशान करने से मना करती है। जिन बोलता है कि अब मुझे रीजन पता चल गया कि 6 साल पहले तुम्हें छोड़कर क्यों गई थी पर तुम अचानक से चली गई तो मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे बोर हो गई हो और अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। पर वैन बोलती है ऐसा नहीं है। और वैन जब 6 साल पहले ग्रैंडमा के साथ होम टाउन में मूव हो रही थी तो ग्रैंडमा उसे एक बार जिन को कॉल करके बताने को बोलती हैं। पर वैन बोलती है कि जिन का अपना फ्यूचर है और वे अपनी वजह से उसके फ्यूचर को खराब नहीं करना चाहती और ग्रैंडमा को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। और आज वैन जिन से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और जिन उसे किस करने लगता है और बोलते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब तुम मुझे बाइट करती हो। और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।